हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में, जो कि हमारी पहली यूनिट है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जैसे कि अभी हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं बीकॉम के, तो हम इसमें बुलेटिन पॉइंट्स ही पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी हमारे हैं इसके अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस मीन्स द वे अ कंपनी इज मैनेज एंड कंट्रोल. It ensures the company is run properly, fairly, and in the best interest of everyone involved, like owner, workers and customer. तो बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है कि कंपनी को किस तरीके से चलाया जा रहा है, किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, और आगे ये इंश्योर किया जाए कि कंपनी इसी तरीके से रन करे विद द फेथ एंड विद द फेयर ट्रांसपेरेंसी, अपने वर्कर्स के साथ, कस्टमर के साथ, अपने स्टेक होल्डर्स के साथ। ये मोस्टली हम इसमें इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि कंपनी की डिसीजन मेकिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑनेस्ट रहे, अपना ट्रांसपेरेंट रहे कंपनी। सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पहला इसका जो सिग्निफिकेंस होता है वो ये होता है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड कैपिटल फॉर्मेशन। पहला हम इसके अंदर पढ़ेंगे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि कंपनी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो हेल्प करती है इन्वेस्टर्स एंड द पब्लिक कि वो हमारे ऊपर, अगर आप एक कंपनी हो तो उसके ऊपर बिलीव करें, तो अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवा के। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पूरी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी रखी जाती है कि हमारे क्या कंपनी की ग्रोथ है, क्या कंपनी आगे प्लान कर रही है, किस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और क्या क्या हमारे कंपनी के पॉइंट्स हैं, ताकि वो बेस्ट डिसीज़न अपने इन्वेस्टमेंट के लिए ले सकें। रिस्क मैनेजमेंट, कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के द्वारा अपने रिस्क को भी मैनेज कर सकती है, फ्रॉड से बचा सकती है, आगे होने वाली पुअर प्रैक्टिसेस से अपने आप को रिमूव कर सकती है कि कोई भी गलत डिसीज़न ना लिया जाए, कोई भी गलत एक्टिविटी ना की जाए जिससे सेल में ड्रॉप डाउन हो, एम्प्लॉयमेंट में ड्रॉप डाउन हो। तो इस तरीके से कंपनी अपना रिस्क मैनेज कर सकती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करके। प्रोटेक्शन ऑफ स्टेक होल्डर इंटरेस्ट, इंकरेजेस रिस्पॉन्सिबल एंड फेयर डिसीजन। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो हमारे इन्वेस्टर्स को इनकरेज करती है कि वो फेयर डिसीज़न लें, और अब जब उनको सारी नॉलेज होती है एक इन्वेस्टर को, तो फिर वो अच्छी तरीके से हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। इन्हेंसिंग कॉर्पोरेट रेपुटेशन, हम एज अ कंपनी अपने मार्केट में अपने बारे में बता के अपनी रेपुटेशन को भी हाई कर लेते हैं, जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमें हेल्प करता है कि हम अच्छे तरीके से, बेस्ट तरीके से अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकें, और फेयर अगर हम रहेंगे तो हमारी मार्केट में रेपुटेशन वैसे भी बन ही जाती है। द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेस्ड होती है हमारे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स के ऊपर कि किस तरीके से कंपनी को एथिकली मैनेज किया जाए, ट्रांसपेरेंसी रखी जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी जाए, और हम वो गाइड करते हैं कि हमारे स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को कैसे बनाए रखा जाए और सस्टेनेबल अचीवमेंट के साथ हम आगे बढ़ते रहें। सबसे पहला जो इसमें प्रिंसिपल होता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ अकाउंटेबिलिटी। जो मैनेजर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं हमारे शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर को। उनको हर चीज़ बतानी चाहिए और वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हैं, ताकि हमारे शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स सही डिसीजन ले पाएँ। कंपनी, द नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी, कंपनी को अपनी सारी इन्फॉर्मेशन एकदम एक्यूरेट और क्लियर बतानी चाहिए टाइमली, ताकि जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं या जो भी हमारे क्रेडिटर्स हैं वो सही तरीके से हम अपनी डिसीजंस को ले पाएँ। फेयरनेस, द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्पेशलिटी जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड फेयरली, उन्हें इक्वली और फेयर ट्रीट किया जाए। ऐसा ना हो कि हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं या प्रेफरेंस को नहीं कर रहे हैं, या प्रेफरेंस को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, हम इक्विटी वालों को नहीं कर रहे हैं, या फिर हम नॉर्मल शेयर होल्डर्स को बिल्कुल काउंट ही नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट गुड। मार्केट में रेपुटेशन डाउन होती है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इस चीज़ पर
बेस्ड होता है कि हम कितने फेयर रहते हैं। द नेक्स्ट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनीज मस्ट कंप्लाई विथ लॉज, रेगुलेशन, एथिकल स्टैंडर्ड्स। कंपनी के जो लॉज और जो रेगुलेशन है और जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, कंपनी को उसे पूरी तरीके से निभाना चाहिए ताकि उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से ग्रो हो सके। और वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि किसी भी तरीके से सोशल या इन्वायरमेंटल या एथिकल ऑब्लिगेशन ना हो इस चीज़ के अंदर। द नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस। रिस्क मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल बिजनेस रिस्क। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जब हम कॉर्पोरेट कंपनी की कॉर्पोरेट रूल्स को फॉलो करते हैं, उनकी गाइडलाइंस के ऊपर चलते हैं, तो हम अपने रिस्क को कहीं ना कहीं 50% तक हम उसको कम कर लेते हैं और आगे आने वाले टाइम में हम अपने रिस्क को मैनेज भी कर पाते हैं और सही तरीके से एसेस भी कर पाते हैं। इंटीग्रिटी, एथिकल एंड ऑनेस्ट लीडरशिप। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर जिस तरीके से गाइडलाइंस दी होती है, अगर हम उसी तरीके से उसको फॉलो करते हैं तो इसके अंदर हम अपनी एथिकल एंड ऑनरशिप लीडरशिप को पूरा कर सकते हैं। जो भी हम सही तरीके से जो मैनेजर्स हैं वो काम करेंगे एंड जो भी कंपनी के ऑनर हैं वो स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स को सही तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। द नेक्स्ट इज स्टेक होल्डर इंगेजमेंट। कंसीडर इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टीज इन्वॉल्व। हमें सिर्फ शेयर होल्डर्स के ही नहीं बल्कि हमें जितनी भी पार्टी हमसे इन्वॉल्व हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, कस्टमर हैं, सप्लायर हैं, कम्युनिटी है, लीड्स हैं, उन सबको हमें बिल्कुल ओपनली अपनी चीज़ों को बताना चाहिए ताकि वो सही तरीके से सस्टेनेबल डिसीजन ले पाएँ। नेक्स्ट अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बीच में क्या रिलेशनशिप है या क्या डिफरेंस है, इसमें हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है या कैसे ये एक दूसरे से अलग है। तो बेसिकली मैनेजमेंट का रोल होता है कंपनी के अंदर डेली बेसिस की जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको ध्यान रखना और कंपनी को रन करना, डे टू डे ऑपरेशंस कंपनी के रन करना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का काम होता है कि कंपनी के लिए गाइडलाइन बनाना, एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करना जिससे कंपनी एक स्मूथ तरीके से चल सके। मैनेजमेंट के लिए बेसिकली एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वही हैंडल करते हैं, जैसे कि CEO, CFO। एंड कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड कमिटीज़ हैंडल करती है। मैनेजमेंट फोकस करती है कि क्या हमारी प्लानिंग है, किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज करें, किस तरीके से कंपनी को लीड करें एंड किस तरीके से हम रिसोर्स को कंट्रोल करें। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इस चीज़ पे फोकस करती है कि हमारी अकाउंटेबिलिटी क्या है, किसके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व है, किस तरीके से हम अपने ट्रांसपेरेंसी को बनाए रख सकते हैं, हमें कैसे फेयर रहना है आउटसाइडर इनसाइडर्स के साथ, एंड कैसे हम किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उस चीज़ पर ही ध्यान रखते हैं। एंड द मैनेजमेंट का गोल होता है कि कंपनी के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो भी ऑब्जेक्टिव गोल्स हैं उनको पूरा करना। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ये गोल होता है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। एंड द नेक्स्ट इज एथिकल, लीगल एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट चलता रहे कंपनी के ऊपर अंदर, इस चीज़ को इंश्योर करना। नेक्स्ट अब हम इसमें पढ़ेंगे थ्योरीज और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में काफ़ी अलग अलग तरीके की थ्योरीज दी गई हैं बाय आर लेजेंड्स ऑफ द बिजनेस, एंड उसी चीज़ को हम आज देखेंगे। जैसे सबसे पहले है एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी बेसिकली इस चीज़ पे फोकस करती है कि ऑनर्स और मैनेजर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, यानी कि ऑनर्स इसमें शेयर होल्डर्स और मैनेजर्स के बीच में क्या रिलेशन है। इसका की आइडिया ये है कि मैनेजर्स में नॉट ऑलवेज एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर। इस प्रिंसिपल के अंदर ये इस प्रॉब्लम पे वर्क कर रहे हैं कि जो मैनेजर्स होते हैं वो हमेशा ही शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को बेस्ट तरीके से नहीं देख पाते हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन है कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मैकेनिज़्म है वो कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा, कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कॉन्फ्लिक्ट कम हो और जो इंटरेस्ट है हमारे शेयर होल्डर्स का वो बना रहे।
नेक्स्ट जो हमारी थ्योरी है स्टेक होल्डर थ्योरी, इसके अंदर इस चीज़ पे फोकस किया गया है कि जो ऑल स्टेक होल्डर्स हैं, सिर्फ शेयर होल्डर्स नहीं, ऑल स्टेक होल्डर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इनका की आइडिया ये है कि आ कंपनी शुड सर्व द इंटरेस्ट ऑफ ऑल इट्स स्टेक होल्डर, एम्प्लॉयज़, कस्टमर, सप्लायर, कम्युनिटी एटसेट्रा, कि एक कंपनी को अपने सभी स्टेक होल्डर्स पर प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना चाहिए, उनके इंटरेस्ट को बनाए रखना चाहिए और उनके साथ फेयर ट्रांसपेरेंसी एंड उनकी अकाउंटेबिलिटी को सही तरीके से मैनेज करना चाहिए। जैसे कि एम्प्लॉयज़ हैं, कस्टमर है, सप्लायर है, सबको इक्वली उन्हें ट्रीट करना चाहिए। गवर्नमेंट गवर्नेंस रोल इसके अंदर क्या कहता है कि बॉर्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिकल बिहेवियर आर की, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका एरिया बढ़ जाता है और हमें एथिकल बिहेवियर के साथ ही उसको निभाना चाहिए। द थर्ड इज़ रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी। अब रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी क्या कहती है कि हमें इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सटर्नल रिसोर्स एंड नेटवर्क्स, कि एक्सटर्नल रिसोर्सेज की और नेटवर्क्स की क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इसका जो की आइडिया था इस प्रिंसिपल को बनाते टाइम वो ये था कि बोर्ड मेंबर्स हेल्प कंपनीज गेट एक्सेस टू क्रिटिकल रिसोर्सेज। जो बोर्ड के मेंबर्स हैं वो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को जो बना रहे हैं, जो बोर्ड के मेंबर्स हैं, वो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि कंपनी के जो रिसोर्सेज हैं उसको वो प्रॉपरली कंपनी के कंपनी को प्रोवाइड करवाएं, जैसे कि कैपिटल, इंफॉर्मेशन एंड इन्फ्लुएंस। अब इसमें गवर्नेंस का रोल क्या है कि बोर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर कनेक्टिंग द कंपनी विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो बोर्ड्स हैं वो कंपनी को सही तरीके से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट करें ताकि वो अपनी जो रिसोर्सेज हैं उसको पूरा कर पाएँ। द नेक्स्ट है हमारा ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी क्या कहती है कि कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस, बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है इस चीज़ पर इसमें फोकस किया गया है। इसका की आइडिया क्या है कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर मिनिमाइज ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। की आइडिया इसमें दिया गया है कि जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का होना चाहिए कि हमारी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो और एफिशिएंटली इम्प्रूवमेंट के साथ उसको यूज़ किया जाए। गवर्नेंस का इसके अंदर ये रोल होता है कि द चॉइस बिटवीन मार्केट एंड हिरार्कल गवर्नेंस डिपेंड्स ऑन कॉस्ट इफेक्टिवनेस। जो मार्केट के अंदर क्या चॉइस हो रही है हमारी और क्या हमारी हिरार्किकल गवर्नेंस डिपेंड किस चीज़ पे करे, कितना कॉस्ट उसके अंदर लग रहा है, उसके इफेक्टिवनेस पर ध्यान दें। पॉलिटिकल थ्योरी हमारी क्या कहती है कि इट फोकसेस ऑन इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इन रेगुलेशन। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इस थ्योरी के अंदर हम पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एंड रेगुलेशन के ऊपर फोकस करते हैं। की आइडिया इसमें ये है इनका इस थ्योरी को देते टाइम कि जो हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है इज़ इफेक्टिव बाय गवर्नमेंट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इस चीज़ को भी ध्यान रखें कि क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी है, किस चीज़ के लिए क्या पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, आगे चल के क्या पॉलिसी उनकी हो सकती है, उस अकॉर्डिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस को डिज़ाइन किया जाए ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो अगर कोई भी पॉलिसी बनती है। और ना ही वो अपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इस तरीके से बनाएं अब क्या कंपनी इस तरीके से चले कि किसी भी लॉ का और पालन ना किया जाए उसके अंदर। गवर्नेंस का इसके अंदर रोल ये रहता है कि इम्फेसिस कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी टू सोसाइटी एंड द स्टेट। नेक्स्ट है स्टीवार्डशिप थ्योरी। स्टीवार्डशिप थ्योरी के क्या है, इसके अंदर हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि मैनेजर्स आर ट्रस्टवर्दी एंड एक्ट एज स्टीवर्ड ऑफ द कंपनी। मैनेजर जो हैं वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करने वाले इंसान सबसे ट्रस्ट करने वाली पोस्ट है एक कंपनी के अंदर कि जो भी उसके मैनेजर हैं वो बहुत ट्रस्ट करने वाले इंसान हैं, तो वो सही तरीके से अपना काम करें, हर एक फील्ड के लिए अकाउंटेबल रहें, रिस्पॉन्सिबल रहें, तभी कंपनी अच्छे से आगे ग्रो कर पाएगी। इसका इस थ्योरी को बनाते टाइम की आइडिया बेसिकली ये था कि मैनेजर्स नेचुरली वांट टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर। मैनेजर एक अपना बेस्ट दें, अपने बेस्ट तरीके से इस इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स को बढ़ाएं। गवर्नेंस रोल लेस कंट्रोल एंड मोर ट्रस्ट इम्प्रूविंग मैनेजर्स इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस।
अगर शेयर होल्डर्स के ऊपर कंट्रोल कम लगेगा तो उनका ट्रस्ट जो है वो ज़्यादा बनेगा। अगर मैनेजर्स उनके ऊपर इतना कंट्रोल नहीं लगाएंगे तो उनका ट्रस्ट भी बनेगा और वो सही तरीके से कोई भी जब स्टेटमेंट्स को, अगर कंपनी की स्टेटमेंट्स को देख पाएंगे तो वो कंपनी के बारे में जानेंगे, जिससे उनका इस ट्रस्ट बिल्ड होगा और वो सही तरीके से कंपनी के अंदर इन्वेस्ट भी करेंगे और ज़्यादा अमाउंट में करेंगे। नेक्स्ट है इसके मॉडल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जैसे इसमें कुछ मॉडल्स अलग अलग हमारी कंट्रीज से दिए गए हैं। जैसे कि इसमें जापान के मॉडल हैं। जो सबसे पहला है हमारा एंग्लो अमेरिकन मॉडल, जो कि शेयर होल्डर मॉडल भी है। ये यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम्स एंड कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर यूज़ किया जाता है। इसके की फीचर्स हैं, बेसिकली ये फोकस करते हैं मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वैल्यू, शेयर होल्डर की वैल्यू को मैक्सिमाइज़ करने के लिए। इसमें जो ऑनरशिप होती है वो बहुत छोटे छोटे शेयर होल्डर्स को दी जाती है कि कम अमाउंट में भी आप हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ओवरसीज मैनेजमेंट एंड रिप्रेजेंट शेयर होल्डर्स। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो पूरी मैनेजमेंट को देखती हैं और रिप्रेजेंट करते हैं शेयर होल्डर्स को। स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन ट्रांसपेरेंसी डिस्क्लोज इन मार्केट मैकेनिज़्म। ये अपनी कंपनी की ट्रांसपेरेंसी को प्रॉपरली डिस्क्लोज करते हैं, मार्केट के मैकेनिज़्म को बनाए रखते हैं। कॉर्पोरेट टेक ओवर्स आर कॉमन इफ़ परफॉर्मेंस इज़ पुअर। कॉर्पोरेट का जो टेक ओवर है वो ले लिया जाएगा अगर परफॉर्मेंस जो है वो पुअर होगी। इनकी स्ट्रेंथ क्या है कि ये एफिशिएंसी और इनोवेशन को प्रमोट करते हैं। बेसिकली जो इनके लीगल और फाइनेंशियल मार्केट्स है वो बहुत अच्छे से डिज़ाइन की गई है इसके अंदर। अब इस मॉडल की वीकनेस ये है कि इसके अंदर ऑफन क्रिटिसाइज फॉर शॉर्ट टर्मिनिज्म। जो शॉर्ट टर्म के पर्सन हैं वो नहीं डील कर पाते हैं। मे नेगलेक्ट अदर स्टेक होल्डर्स। ये सिर्फ शेयर होल्डर पर ही ध्यान देते हैं, एम्प्लॉयर कम्युनिटी को ये मॉडल नहीं इतना कंसिडर करता। द नेक्स्ट इज जर्मन मॉडल। 2 टायर बोर्ड मॉडल भी इसको कहा जाता है। ये यूरोप के काफ़ी कंट्री में यूज़ किया जाता है। 2 टियर बोर्ड सिस्टम की बेसिकली की फीचर हैं कि इसके अंदर 2 बोर्ड सिस्टम होते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट बोर्ड और सुपरवाइजरी बोर्ड। मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो डेली के ऑपरेशंस को हैंडल करता है और जो सुपरवाइजरी बोर्ड होता है वो मैनेजमेंट बोर्ड को ओवरसी करता है, उसके काम को देखता है। स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड लेबर यूनियन आर ऑन द सुपरवाइजरी बोर्ड। जो एम्प्लॉयर लेबर होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होती है, उनकी रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है क्योंकि सुपरवाइजरी उनको कंट्रोल कर रहा होता है एंड ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल है। इनकी स्ट्रेंथ है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल है एंड इनकी थिंकिंग काफ़ी इनकरेज करने वाली है और इनका जो स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। वीकनेस इसमें यह है कि अगर जितना बड़ा मैनेजमेंट होगा तो उतने ही ज़्यादा डिसीजन लेने में टाइम लगेगा और ये मैनेजरियल ऑटोनॉमी को भी रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मॉडल है जापानीज़ मॉडल, जिसे कि हम इनसाइडर स्टेक होल्डर मॉडल भी कहते हैं। ये बेसिकली जापान में यूज होता है। इसके की फीचर हैं क्रॉस शेयर होल्डिंग अमंग कंपनीज, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद बैंक, सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़। यानी कि बैंक, सप्लायर, एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना। बोर्ड इज़ ऑफन कंपोज ऑफ इनसाइडर्स। यानी कि कंपनी के अंदर जो भी पर्सनस हैं उनको काफ़ी अच्छे से ट्रीट करना। एम्फेसिस ऑन कंसेस लॉयल्टी एंड लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट अगर रहेगी तो कंपनी का जो है कंपनी काफ़ी लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करेगी और बहुत अच्छे तरीके से उसका मैनेजरियल वर्क रहेगा। इसकी स्ट्रेंथ है कि ये लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करके चलते हैं और एम्प्लॉय कमिटमेंट पर भी ये बने रहते हैं। स्टेबल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है इस मॉडल के अंदर। वीकनेस ये है कि वीक प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के ऊपर ये बहुत कम ध्यान देते हैं और इनका जो बोर्ड की इंडिपेंडेंसी होती है वो कम होती है। द नेक्स्ट इज़ इंडियन मॉडल, जिसे कि हाइब्रिड मॉडल के नाम से भी जाना जाता है और ये इंडिया के अंदर यूज़ किया जाता है। इसके की फीचर बेसिकली ये है कि ये एंग्लो अमेरिकन प्रिंसिपल्स विद लॉन्ग रेगुलेशन एंड प्रैक्टिसेस का एक मिक्सचर है, जिसके अंदर शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर दोनों के ऊपर ध्यान रखा जाता है।
फैमिली ओन बिजनेस आर कॉमन, गवर्न बाय रेगुलेटरी बॉडी लाइक सेबी, जो कंपनी है वो सेबी, एंड लॉज लाइक बाय कंपनीज एक्ट 2013, कोई भी कंपनी सेबी के द्वारा और कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रेगुलेट करती है। इसकी स्ट्रेंथ है कि इसका जो फ्रेमवर्क है वो लीगल है, इसलिए ये गवर्नमेंट को इन्वॉल्वमेंट को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है, और ये फोकस बढ़ाता है बोर्ड की इंडिपेंडेंस और डिस्क्लोज़र के ऊपर। इसकी वीकनेस ये है कि कोई भी काम करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, और इम्प्लीमेंटेशन एंड परफॉर्मेंस आर समटाइम्स वीक, कभी कभी वीक भी पड़ जाती है ड्यू टू लीगल फ्रेमवर्क एंड जो प्रोमोटर डोमिनेंस इन मैनी कंपनीज, काफ़ी कंपनी के लिए ये प्रोमोटर डोमिनेंस भी साबित होती है। नेक्स्ट है हमारा चाइनीज़ मॉडल, जिसे कि हम स्टेट कंट्रोल मॉडल भी कहते हैं, ये चाइना के अंदर यूज़ होता है। इसके अंदर जो सिग्निफिकेंस ऑनरशिप है वो प्रॉपरली गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइज डोमिनेट की सेक्टर्स, बोर्ड डिसीजंस ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय गवर्नमेंट पॉलिसी, जो बोर्ड के डिसीजंस होते हैं वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अंदर लिए जाते हैं। एम्फेसिस ऑन सोशल हार्मोनी एंड इकोनॉमिक गोल्स ऑफन प्रॉफिट अलोन, इनकी स्ट्रेंथ ये होती है कैन अलाइन कॉर्पोरेट गोल्स विद नेशनल इंटरेस्ट, जो कॉर्पोरेट का गोल है वो नेशनल इंटरेस्ट के साथ ये बहुत अच्छे से पूरा करते हैं। लॉन्ग टर्म की प्लानिंग रहती है, इनके रिसोर्स मोबिलाइजेशन होते हैं। इनकी वीकनेस ये है कि इनका जो बोर्ड है उन्हें इतनी आज़ादी नहीं होती, लिमिटेड इंडिपेंडेंस होती है, और प्रॉफिट मोटिव्स के बेस पे और स्टेट एजेंडास के बेस पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो बेसिकली यही इसी चीज़ को हमने एक शॉर्ट वर्जन में बनाया हुआ है कि किस चीज़ पे फोकस करते हैं, इनका ऑनरशिप स्ट्रक्चर क्या है और इनके की फीचर्स क्या है, और किस किस कंपनी में ये यूज़ किया जाता है। तो पहली यूनिट के अंदर यही था। नेक्स्ट यूनिट को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ एनी डाउट सो प्लीज़ कमेंट ऑन दिस। थैंक यू सो मच।